Let's continue on lecture number 2, Personal Finance, Unit 1. In first lecture, we have already completed what do you mean by personal finance, उसकी ज़रूरत क्यों है, and and most importantly, what is financial goals and types of goals. In this lecture, we are going to continue to learn about importance of personal फाइनेंस मैनेजमेंट. पर्सनल कॉमन है, महत्व क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. बेसिकली 3 पॉइंट याद रखना है. नंबर 1, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नंबर 2, स्पेंडिंग मनी वाइजली. एंड नंबर 3, एक्यूमुलेटिंग मीन्स भेगी करना, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ. चलो तीनों 3 पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं. इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो विथ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग we learn to acquire, use and control our resources more efficiently. The financial planning help to gain more enjoyment from our income and thus improve our standard of living, necessity, comfort and luxury. सीधी सी बात है कि अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल आपकी जो इनकम है उसका प्लानिंग करेंगे तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बेनिफिट ला सकते हैं. और अगर आपने सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग किया है तो आप लोग अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है, जैसे जोग्राफिकल लोकेशन, हम कौन सी लोकेशन में रह रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटी कौन सी प्रकार की फैसिलिटी हमको मिल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ. सीधी बात है ना, हम सिंपल लाइफ स्टाइल जिएंगे, पॉस्ट लाइफ टाइप जीना है, हाई फाई लाइफ स्टाइल जीना है, तो सबके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ता है. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आइटम्स सच एज हाउस, कार, क्लोथिंग एंड हैविंग मनी अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, म्यूजिक, ट्रैवल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सीधी सी बात है ना, अगर कोई चीज़ होती है तो तुम खुश होते हो, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो आप दुख में होते हो, टेंशन में रहते हो. तो कंडीशन वही बताइए कि सबसे पहला मकसद है, ये इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने सही तरीके से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी तैयार किए तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो. लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने के एग्जांपल दिए हुए हैं. देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड द रोड मैप फॉर अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल. पॉइंट नंबर 2 इज स्पेंडिंग मनी वाइजली. बहुत अच्छी चीज बताई है, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, यूज करना. यूजिंग मनी वाइजली is important benefit of planning. Whatever your income, you can either spend it now or save some of it for the future. सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो या तो तुम अभी प्रेजेंट कंजप्शन में पूरा करो, इस्तेमाल कर लो, या तो कुछ पैसा आप सेविंग के तौर पे रखो ताकि आने वाले फ्यूचर में आप अपने फ्यूचर में रिटायरमेंट के टाइम या जब आप रिटायर हो रहे हो तो उस समय इस्तेमाल कर सको. तो आप लोगों को पैसों का इस्तेमाल उसी प्रकार यूज़ करना है. आपको ये भी पहचानना है कि व्हाट इज़ योर करंट नीड एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर नीड. उसके ऊपर भी आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है, जिसको हम डिटेल में भी देखते हैं. तो करंट नीड क्या है, तो करंट नीड का मतलब अभी की ज़रूरत को पूरा करना. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सिर्फ सर की फ़ी पे करना, कॉलेज की फ़ी पे करना, पेट्रोल का खर्चा निकालना, ये सब करंट नीड है. क्या अगर आप क्लास आ रहे हो तो आपको पेट्रोल पुराना है, ट्यूशन की फ़ी पे करनी है, मटेरियल का खर्चा करना है, आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, दैट इज़ योर करंट नीड. तो योर करंट स्पेंडिंग लेवल इज़ बेस्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम. थर्ड सेम में आप पढ़ चुके हो APC, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम.
A minimum level of spending allow you to obtain only necessity of life, that is food, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ने सीधा बताया, जिसको अपने अकाउंट की इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि अगर आप इनकम कमाओ के ना कमाओ तो भी आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही बता कि मिनिमम चाहो के ना चाहो इतना पैसा तो आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए यूज करना पड़ेगा। होल दो the quality and type of food, clothing also differ from among individual। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कोई गरीब बंदा होगा वो कोई दुकान से कपड़े परचेस करेगा, अगर कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होगा तो वो शोरूम में जाएगा बराबर, या तो अगर कोई पैसे वाला है तो वही कपड़ा वो ब्रांड का परचेस करेगा। तो वही बताया है कि जो क्वालिटी ऑफ फूड से खाने की बात करो तो हमारे जैसा जो गरीब बंदा होगा वो लारी पे खा लेगा, जो थोड़ा मिडिल क्लास या अपर मिडिल होगा वो रेस्टोरेंट पकड़ेगा, अगर बहुत पैसे वाला है तो 3 स्टार एंड 5 स्टार होटल में डिनर करना पसंद करेगा। तो वही बताया कि भाई पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपकी इनकम क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब आता है एवरेज प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम। क्या इसमें ये तो मैंने बताया आपको पहले ही बताया कि एवरेज प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम रिफर टू परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन एवरेज स्पेंड फॉर करंट नीड रेदर देन सेविंग। यानी एवरेज का मतलब जो कि आप सरेराश इनकम में से कितनी इनकम प्रेजेंट कंजप्शन में इस्तेमाल करते हो, कंज्यूम। Some people with high propensity to consume on a low income and spend large portion of it. On the other end, individual earning large amount but they have low propensity because they spend only small part of their income। यानी बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम 1000 रुपये होती है तो 1000 में से कितने बार तो 900 950 1000 रुपये उड़ा देते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो नेसेसिटी के अंदर कंजप्शन में पैसा कम डालते हैं ताकि वो सेविंग करके फ्यूचर को अपना संभाल सके। सेकंड वन इज फ्यूचर नीड। पहले देखी करंट नीड, और फ्यूचर नीड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी सेविंग किया है। कंज्यूम का मतलब प्रेजेंट नीड, फ्यूचर का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? सेविंग से आता है। द फंड इन वेरियस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एस इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा अलाउ यू टू जनरेट रिटर्न ऑन योर फंड यू नीड इट। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? क्लियर? अब इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 था तुम्हारा डिटरमाइन करना, पॉइंट नंबर न्यू था, पहला था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉइंट नंबर 2 इज स्पेंडिंग मनी वाइसली, एंड नंबर 3 इज एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, यानी वेल्थ को बेगी करना। इन एडिशन टू यूजिंग करंट इनकम to pay everyday expense of living, we spend it to acquire assets such as car, home, stock, and board. Our asset largely determine how wealthy। सीधी बात है ना, मिलकत एक्यूमुलेटिंग वेल्थ का मतलब मिलकत को बेगी करना। तो मिलकत बेगी करने का मतलब ये होता है कि भाई तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी क्रेडिट स्टेटस वो बताता है। जैसे वेल्थ कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड टेंजिबल। फाइनेंशियल एसेट इंस्टीट्यूट में आ सकता है, सेविंग अकाउंट है, सिक्योरिटी, स्टॉक एंड बॉन्ड है, एंड सो ऑन। या टेंजिबल एसेट का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे जमीन, रियल स्टेट है, ऑटोमोबाइल है, कार है, ज्वेलरी है, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये तुम्हारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 थियरी पोर्शन कवर होता है। क्लियर? अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट बनाना। ऑफलाइन एग्जाम होती है तो ये चैप्टर से 15 मार्क का 100% सम ही आएगा, सम ही आएगा। क्लियर? तो देखो बहुत अच्छा बताया है। पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ज़रूरत क्यों है।
तो ऑन योर जर्नी टू सिक्योरिटी यू नीड नेविगेशन टूल टू गाइड टू योर डेस्टिनेशन। सीधी बात है ना कि जैसे कहीं हम अभी फिरने निकले तो हम लोग रोड मैप देखते हैं, गूगल मैप, कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़ बताए कि अगर आपकी भी जिंदगी भी एक सफ़र ही है, तो सफ़र को पूरा करना है तो आपके पास कोई रोड मैप तैयार होना चाहिए ना, कोई गूगल मैप की तरह लाइफ मैप, या तो इन्वेस्टमेंट मैप, या तो सेविंग मैप, या तो प्लानिंग मैप ऑलरेडी होना ज़रूरी है। बराबर अगर आपके पास मैप नहीं है तो समझ लो आपको रास्ता पता नहीं है ना, आप लोग कोई डेस्टिनेशन को जा रहे हो, ऐसी लाइफ हो जाएगी। तो देखते हैं दोनों दो चीज़, फाइनेंशियल प्लान क्या है और बजट क्या है। तो फाइनेंशियल प्लान आर फाइनेंशियल प्लान आर रोड मैप रोड मैप that show you the way, जो आपको रास्ता बताता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस प्रकार काम करना है। ओके, वेयर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट यू नो वेयर यू स्टैंड, यानी फाइनेंशियल प्लान आपको रास्ता बताएंगे और पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बताएगा कि आप अभी कहाँ पे हो। क्लियर, याद रखना एमसीक्यू में फाइनेंशियल प्लान आपको कहाँ जाना है वो रास्ता बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि फाइनेंशियल प्लान तुम्हारे लिए गूगल मैप है और पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम अभी कहाँ पे हो वो जगह को बोल रहे हो। क्लियर। बजट बजट का मतलब क्या, फोरकास्ट करना। ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंट में आप बजट पढ़ चुके हो। तो बजट इंडिकेट्स फाइनेंशियल फोरकास्ट दैट कंपेयर एस्टिमेटेड इनकम, यानी કેટલી આવક થવાની છે વિથ એસ્ટિમેટેડ એક્સપેન્સ, કેટલા કેટલા ખર્ચા આપણે કરવાના છે। ક્લિયર। अब देखते हैं डिटेल में कि क्वेश्चन नंबर 1, रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका महत्व क्या है अगर आप कोई भी चीज के लिए प्लानिंग करते हो तो। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। बिफोर यू कैन सेट रियलिस्टिक गोल, डेवलप योर फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा, आपको गोल तैयार करना पड़ेगा, जो डेफिनेशन ऑफ गोल में ही पढ़ा था। तो ही तुम बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे। आपके पास जो इनकम है, जो पैसा है, उसका सही इस्तेमाल और सही यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा। ओके, नाउ कम्स, देखते देखो, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लानिंग टूल। प्लानिंग टूल का मतलब एक आयोजन का साधन है जो आपको बताता है कि आपको डे टू डे एक्टिविटी में प्लान को कैसे अचीव करने हैं। नंबर 2, इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। यानी प्लानिंग करोगे, आपके गोल नक्की होगे, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाना है। क्लियर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के होता है, आप सब पढ़ चुके हो, मेरे से अच्छा जानते हो। वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनदर इज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं आया? भाई अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। क्लियर। अब बैलेंस शीट क्या है? तो बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती थी मार्केट में। तब इसमें क्या बताएगी? तो देखो सेम चीज है। द बैलेंस शीट डिस्क्राइब योर फाइनेंशियल पोजीशन दैट द असेट यू होल्ड लेस यानी माइनस द डेब्ट यू ओ, कि आपके पास मिलकत कितनी है, उसके सामने आपकी लायबिलिटी कितनी है और आपका कैपिटल क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट। वो क्या बताता है? तो इनकम एंड स्टेटमेंट ये बताता है कि ड्यूरिंग जो भी फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे 19-20 हो, 20-21 हो, 21-22 हो, जो भी ईयर हो, हर साल बनाते हैं, तो उस साल आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कि इस साल आपके पास इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा हुए है, आपके पास सरप्लस है या डेफिसिट है। बजट का मतलब
तो बजट का मतलब वही होता है कि भाई जो काम तुम फ्यूचर में करने वाले हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, इस साल लॉकडाउन आने की वजह से मेरी इनकम के अंदर 20% रिडक्शन आ गया, मगर मेरे जो एक्सपेंस थे वो तो एज इट इज थे। तो ऑटोमेटिकली अब मैं जो बजट बनाऊंगा नेक्स्ट ईयर का, जो नेक्स्ट सम का, जून का, तो वहाँ मेरे को सोचना पड़ेगा भाई लॉकडाउन की वजह से जो डिफरेंसेस आया, तो डिफरेंसेस को इस साल किसी भी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेंगे। जो लायबिलिटी मेरी क्रिएट हुई, जो मैंने लोन्स लिए, वो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बजट वही बताता है कि आपके पास इनकम के हिसाब से आपको एक्सपेंस को कैसे एडजस्ट करना है। क्लियर? अब देखो दोनों दो चीज देखते हैं। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद अपने P&L का फॉर्मेट देखेंगे। अब अगर आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा के पूरा चैप्टर अवर हो गया, क्योंकि पूरा के पूरा टॉपिक फॉर्मेट पे ही है। तो प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट विल गिव यू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच यू आर वर्थ टुडे, यानी आपकी आज की पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट वही बताती है ना तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन, वो बिजनेस की बताती थी, ये पर्सनल लाइफ की बताएगी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट पर्सनल, देखो आ गया ना, पर्सन, इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रैक्टिकली बैलेंस शीट हैज थ्री पार्ट, जो हमने पढ़े थे, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब पर्सनल के अंदर कैपिटल नहीं होता, पर्सनल के अंदर होता है नेटवर्थ। तो असेट का मतलब व्हाट यू ओन, जिसके तुम मालिक हो। लायबिलिटी मीन्स व्हाट यू ओ, आपको कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी बाकी है, कहाँ कहाँ आपकी जवाबदारी है, कहाँ कहाँ आपका देवा है, कौन सा देवा आपको पूरा करना है। और छिल्ला पॉइंट तुम्हारा आता है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस बढ़ता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। तो तुम ये फॉर्मेट भी लर्न कर सकते हो कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस नेटवर्थ, और नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। क्लियर? अब फॉर्मेट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के हिसाब से आपको लर्न करना पड़ेगा। वो अपने डिटेल में देखते हैं। तो लायबिलिटी में क्या आती है, तो लायबिलिटी के अंदर तीन चीज आएगी फॉर्मेट के मुताबिक। लायबिलिटी रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअल और फैमिली डेट, याद रखना बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही है। दिस कुल रिजल्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल चार्जेस, बैंक चार्जेस, इंस्टॉलमेंट लोन, मॉर्गेज लोन, रियल स्टेट लोन। यानी इन शॉर्ट अ लायबिलिटी इज समथिंग दैट ओ एंड मस्ट रीपे इन फ्यूचर। लायबिलिटी इसी को बोलते हैं कि जो आपको आने वाले समय में पे करना है। तो फॉर्मेट के मुताबिक लायबिलिटी तीन भाग में होती है। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दूसरी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और नेटवर्थ। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा इस साल कॉलेज में चेंज है, तो हम वो हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, याद रखना, लॉन्ग टर्म ना हो। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म, तो आप लोग यहाँ जरा सुधारा कर लेना, मटेरियल है तो। सबसे पहले नंबर पे आएगी, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल्ड करके दिया हुआ ये, कि नंबर वन पे आवे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नंबर टू पे आवे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और जो सबसे नीचे आता है वो नेटवर्थ। अब जो फॉर्मेट है वो भी चेंज है, कि हमेशा हम लायबिलिटी ये साइड लिखते, ये साइड लिखते थे, अब इस साल से लायबिलिटी हम इस साल लिखेंगे। क्लियर? वो अपने जब प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो आपको बता दूंगा, फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना है। देखो लिखा हुआ एनी डेट करंटली ऑन एंड यू विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लाइट बिल पे करने का बाकी हो, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पे करने का बाकी हो, मेडिकल बिल को बाकी हो, इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी हो, टैक्स भरने का बाकी हो, ट्रैवलिंग का खर्चा कोई बाकी हो, यानी इस साल का जो खर्चा है आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब जो एक साल से बड़ी है, जैसे आपने लोन ले रखी है, क्या लेके रखी है, लोन ले रखी है, जैसे मॉर्गेज लोन ले रखी है, होम लोन ले रखी है, गाड़ी की लोन ले रखी है, फर्नीचर की लोन ले रखी है, एजुकेशन लोन ले रखी है, या तो कोई भी प्रकार की तुमने लोन ले रखी है, वो एक साल में पूरी नहीं होगी, तो उसका बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। तीसरा पॉइंट आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ का तो क्यों मतलब नहीं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया कि टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वट एवर अमाउंट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड नेटवर्थ। अब आता है असेट। तो असेट चार भाग में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया, मगर इसका भी फॉर्मेट यहाँ पे जो आपको बताया उसके जैसा नहीं है।
फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो सबसे पहले लिक्विड असेट आएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, देखो नंबर दिए हुए, उसके बाद रियल प्रॉपर्टी, उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी। याद रखना सबसे पहले आएंगे लिक्विड असेट, उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे रियल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, और छेल्ले नंबर पे आएगी रियल प्रॉपर्टी। क्लियर? देखो देखते, असेट का मतलब क्या था, लिक्विड असेट का मतलब मैंने ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में बता दिया था, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जो आपके पास रोकड़ा अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी अवेलेबल है। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो जात का आपने शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, गवर्नमेंट, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है कोई कंपनी ने, कौन से मकसद पे, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग रिटर्न, कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, वो मकसद से आपने जो रोकाण करा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड नंबर इज रियल प्रॉपर्टी। तो रियल प्रॉपर्टी में तो एक चीज आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे उसमें तुम जमीन ले लो, बिल्डिंग ले लो, सेकंड हैंड होम ले लो, या एग्रीकल्चर लैंड ले लो, कोई भी जात की जमीन जो जमीन से अटैच है लैंड, उसको बोलते हैं रियल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी नाम से ही पता चलता है जो इंसान के पास है, चाहे गाड़ी हो, फर्नीचर हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, कपड़े हो, वॉच हो, कार हो, ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मोबाइल हो, ये सब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में गिना जाता है। तो ये तुम्हारा असेट और लायबिलिटी का फॉर्मेट हो गया कि कौन सी चीज आती है। वापिस रिपीट करता हूँ, लायबिलिटी के अंदर 3 चीज, सबसे पहला आएगी शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लिखना हो तो लिख लेना, लायबिलिटी में सबसे पहला आएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दूसरे नंबर पाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और तीसरे नंबर पाएगा नेटवर्थ। सिमिलरली असेट के अंदर 4 चीज आएगी, सबसे पहला आएगा लिक्विड असेट यानी कैश एंड बैंक बैलेंस, उसके बाद दूसरे नंबर पाएगा इन्वेस्टमेंट, तीसरे नंबर पाएगा रियल प्रॉपर्टी, और चौथे नंबर पाएगी पर्सनल प्रॉपर्टी। यू हैव टू बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बताएगा, आपका सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस यानी आवक, डेफिसिट मीन्स एक जात की लॉस। अब याद रखना कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाता है वो केस सिस्टम के मुताबिक लिखा जाता है। याद रखना ये अंडर देखो केस बेसिस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अकाउंट 2 प्रकार का होता है, केस सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम। तो केस सिस्टम का मतलब एक्चुअली जो आपको इनकम हुई है या एक्चुअली आपने जो खर्चा करा है, जब वो इनकम और एक्सपेंडिचर एक्चुअली में जिस समय जनरेट होते हैं उसको उसी समय लिखा जाएगा। देखो फॉर्मेट देख लो, इजी है, लर्न करने जैसा नहीं है। जैसे इनकम में सैलरी रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, interest received, dividend received, rent received, sale of security, pension received, other income, ये टोटल इनकम हो गया। अब एक्सपेंस में क्या आते हैं, सब पर्सनल एक्सपेंस है, मॉर्गेज पेमेंट, रिपेयरिंग का खर्चा, इंप्रूवमेंट का खर्चा, इंश्योरेंस पे करा, गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, फोन बिल, केबल बिल, ग्रोसरी का मतलब रकाबी, कप बर्तन खरीदना, बाहर खाने जाना, लोन पेमेंट, लाइसेंस फी, गैस का खर्चा, ऑयल का खर्चा, दवा खाने का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, बूट का खर्चा, एसेसरीज का खर्चा, LIC, ऑटो इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोन पेमेंट, लॉन्ड्री का खर्चा, कॉस्मेटिक का खर्चा, हेयर केयर, वेकेशन ट्रिप, मूवी एक्सपेंस, म्यूजिकल शो एक्सपेंस, ट्यूशन फी, गिफ्ट गिवन, एजुकेशन लोन पेमेंट, ये सब चीज़ों को तुम एक्सपेंस बोलते हो। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करना है। बस इनकम एंड एक्सपेंस में खाली इतना देखना है, टोटल ए यानी इनकम ने नीचे टोटल बी यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो इनकम में सब एक्सपेंस माइनस करोगे तो इट विल बी रिजल्ट इनटू सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन नंबर 2 यूनिट 1 का ओवर होता है। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you are free to call me anytime. Thank you.